इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में कभी उतार चढ़ाव नहीं आया होगा, लेकिन एक बार अगर इंसान गलत रास्ते पे कदम उठा ले तो फिर वहाँ से वापस हो पाना इतना भी आसान नहीं होता है। आज के कहानी में एक महिला अपने बेहतर जीवन की तलाश में एक ऐसे सफ़र पे निकल पड़ती है कि एक दिन उस महिला की मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस जब इस महिला के सफ़र की पूरी कहानी सुनती है तो इसे सुनने के बाद खुद पुलिस वाले भी सोचने समझने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये महिला थी कौन और इसकी सच्चाई है क्या। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद और इसी गाज़ियाबाद का एक थाना पड़ता है विजयनगर। विजयनगर का ही एक इलाका पड़ता है सिद्धार्थ विहार और इसी सिद्धार्थ विहार का वृंदावन इनक्लेव की रहने वाली भव्या शर्मा, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल। भव्या शर्मा के पति का नाम विनोद शर्मा और एक 8 साल का बेटा जिसका नाम है आदिल। ये 3 सदस्य का परिवार इसी वृंदावन इनक्लेव में पिछले लंबे समय से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। भव्या शर्मा जो कि मेडिकल में काम करती है और अक्सर अपने काम को लेकर के इंदौर और जबलपुर जाना पड़ता है। विनोद शर्मा कोई काम नहीं करता है, भव्या शर्मा ही अपने पूरे परिवार का खर्च चलाती है। बात कर रहा हूँ मैं 25 दिसंबर 2022 की। भव्या शर्मा अपना काम निपटा करके जबलपुर से अपने घर वापस आती है, लेकिन 26 दिसंबर की सुबह में उसकी मौत हो जाती है। विनोद शर्मा तुरंत ही इस बात की खबर अपनी पत्नी के मायके वालों को देता है और साथ ही साथ इस बात की खबर विजयनगर थाने में भी देता है। पुलिस तुरंत ही भव्या शर्मा के घर पे पहुंचती है, लेकिन पुलिस जब भव्या शर्मा के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि भव्या शर्मा की डेड बॉडी उसी के बेड पे पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत ही भव्या शर्मा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस जब विनोद शर्मा से पूछताछ करती है कि आखिरकार भव्या शर्मा की मौत कैसे हुई, तो विनोद शर्मा कहता है कि दरअसल मेरी पत्नी शराब की आदी हो चुकी थी। रात में काफ़ी मात्रा में शराब पीने की वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन जैसे ही भव्या शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ पता चल जाता है कि भव्या शर्मा की चाकू लगने की वजह से मौत हुई है। जब इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पुलिस वाले जब इस रिपोर्ट को देखते हैं तो उनका माथा ठनक जाता है। पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि आखिरकार भव्या शर्मा के पति विनोद शर्मा ने हमसे झूठ क्यों बोला। पुलिस तुरंत ही विनोद शर्मा को अपने कस्टडी में उठा लाती है और फिर विनोद शर्मा से पूछताछ करती है। पुलिस तमाम तरह की सवाल जब विनोद शर्मा से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार विनोद शर्मा अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। विनोद शर्मा बताता है कि मेरी पत्नी का नाम भव्या शर्मा तो है, लेकिन दरअसल वो हिंदू नहीं, एक मुस्लिम है। भव्या शर्मा जो बिहार के सीतामढ़ी ज़िले की रहने वाली है, उसका नाम बेबी है। बहुत साल पहले ही बेबी का पूरा परिवार इसी सिद्धार्थ विहार में आकर के बस चुका था। सन 2004 में बेबी इसी दिल्ली के रहने वाले योगेंद्र कुमार से लव अफेयर शुरू करती है और आखिरकार एक दिन अपने ही आशिक योगेंद्र कुमार से लव मैरिज कर लेती है। लेकिन बेबी जब योगेंद्र कुमार से लव मैरिज करती है तो शादी करने के बाद तुरंत ही अपना नाम बदल करके और अंजलि रख लेती है और फिर अपने पति योगेंद्र कुमार के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। लगभग 13 सालों का इन दोनों का सफ़र चलता है और इन 13 सालों में एक बेटा भी होता है जिसका नाम है निहाल, जिसकी उम्र है लगभग 16 साल। लेकिन अंजलि अपने पति के साथ रहते हुए ही इसी दिल्ली के रहने वाले अनीस के साथ में लव अफेयर शुरू कर देती है और आखिरकार अंजलि अनीस के इतने करीब आ जाती है कि आखिरकार एक दिन एक फैसला लेती है और अपने पति योगेंद्र कुमार को छोड़ करके और अनीस से निकाह कर लेती है। लेकिन अनीस से जब निकाह करती है तो तुरंत निकाह के बाद अपना नाम फिर से बदल करके अंजलि से और अफसाना रख लेती है। लेकिन अनीस से निकाह करने के बाद अनीस के साथ अपना जीवन तो व्यतीत करने लगती है, लेकिन अपने बेटे को अपने पति के पास ही छोड़ देती है। अनीस के साथ इसका जीवन व्यतीत होता है। लगभग 2 सालों तक इन दोनों का सफ़र चलता है। इन 2 सालों में एक और बेटा होता है जिसकी उम्र है लगभग 8 साल। लेकिन अनीस के साथ रहते हुए भी अफसाना फिर से गुड़गांव के रहने वाले विनोद शर्मा के साथ में लव अफेयर शुरू कर देती है और आखिरकार विनोद शर्मा के प्रति इतने आगे खींच करके चली आती है कि फिर से फैसला लेती है और अपने पति अनीस को भी छोड़ करके और फिर से विनोद शर्मा से शादी कर लेती है। लेकिन विनोद शर्मा से जब शादी करती है तो फिर से अपना नाम बदल लेती है। दरअसल अपना नाम अफसाना से बदल करके और भव्या शर्मा रख लेती है।
लेकिन विनोद शर्मा से जब शादी करती है तो अपने बेटे आदिल को अपने साथ में ले करके और विनोद शर्मा के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन विनोद शर्मा से शादी करने के बाद भी भव्या शर्मा अनीस को नहीं भूलती है और अक्सर अनीस से फ़ोन पे बातचीत करती है। लेकिन इस बात की खबर विनोद शर्मा को मालूम चल जाता है, इसलिए विनोद शर्मा भव्या शर्मा को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि जब हम दोनों शादी कर ही चुके हैं तो आखिरकार तुम अनीस से क्यों बातचीत करती हो। लेकिन काफ़ी समझाने के बावजूद भी भव्या शर्मा अनीस से बातचीत करना बंद नहीं करती है। एक दिन भव्या शर्मा अनीस से ये सारी बातें बता देती है कि अक्सर इसी बात को लेकर के उसका पति विनोद शर्मा झगड़े तकरार करता है। फिर अनीस विनोद शर्मा को फ़ोन करता है और उसे धमकी देता है कि तुम गाजियाबाद छोड़ करके यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दूंगा। लेकिन इस तरह के फ़ोन करके अनीस जब विनोद शर्मा को धमकी देता है, इस बात पे विनोद शर्मा काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और गुस्से में आकर के विनोद शर्मा एक षड्यंत्र बना देता है और इस षड्यंत्र के तहत अपनी ही पत्नी को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। और फिर 25 दिसंबर को भव्या शर्मा जबलपुर से जब अपना काम निपटा करके सुबह सुबह अपने घर पे पहुंचती है तो विनोद शर्मा अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही काफ़ी मात्रा में शराब खरीद करके अपने घर पे रखता है। सुबह सुबह जब भव्या शर्मा घर पे पहुंचती है तो फिर भव्या शर्मा और विनोद शर्मा दोनों साथ बैठ करके ही शराब पीना शुरू करते हैं। लेकिन विनोद शर्मा अपने षड्यंत्र के हिसाब से काफ़ी मात्रा में सबसे ज़्यादा शराब अपनी ही पत्नी भव्या शर्मा को पिलाता है। सुबह से लेकर के शाम तक जम करके दोनों शराब पीते हैं। लेकिन भव्या शर्मा इतना काफ़ी मात्रा में शराब पी लेती है कि आखिरकार वो नशे में चूर हो जाती है और फिर अपने बेड पे जा करके सो जाती है। और उसके बाद जब उसका बेटा आदिल घर पे आता है तो विनोद शर्मा अपने बेटे को कुछ पैसे दे करके ये कह करके बाहर भेज देता है कि जाओ बाहर से कुछ खिलौने खरीद करके लेकर आना। उसका बेटा जैसे ही बाहर जाता है तुरंत विनोद शर्मा अपने ही षड्यंत्र के तहत अपने ही घर में रखे हुए सब्जी काटने वाले चाकू को लेकर आता है और अपने पत्नी के पेट में उसे घुसेड़ देता है और उसके बाद उसकी पत्नी की वहीं पे मौत हो जाती है। और उसके बाद विनोद शर्मा उसके शरीर के सारे कपड़े उतार करके उसे धुल करके और बाहर ले जा करके सूखने के लिए डाल देता है। उसके बिस्तर को भी चेंज कर देता है, उसके शरीर पे भी जितने खून लगे होते हैं उन सब को साफ़ सुथरा करके और उसके बॉडी को काफ़ी सुफियाना तरीके से उसी बेड पे छोड़ देता है। और उसके बाद जब उसका बेटा घर पे आता है तो अपने बेटे को कहता है कि अपनी मम्मी को जगाना मत, वो काफ़ी नशे में है। और उसके बाद से दोनों बाप बेटा उसी घर में सो जाते हैं। भव्या शर्मा की डेड बॉडी पूरी रात उसी बेड पे पड़ी होती है। और फिर सुबह में उठ करके विनोद शर्मा इस बात की खबर अपनी पत्नी के मायके वालों को देता है और साथ ही साथ पुलिस वालों को देता है। विनोद शर्मा जो अपना प्लान बनाया था, दरअसल भव्या शर्मा का जो बेटा पैदा हुआ था वो बेटा उसका सर्जरी करके पैदा हुआ था। उसके पेट में पहले से ही एक निशान था और उसी निशान पे विनोद शर्मा ने वो चाकू लगाया था और उसे फिर से सील दिया था। विनोद शर्मा को लग रहा था कि शायद मैं कभी पकड़े नहीं जाऊंगा, अगर किसी ने पकड़ा भी तो मैं ये कह दूंगा कि ये जो ऑपरेशन हुआ था उसी का निशान है। लेकिन विनोद शर्मा को शायद ये नहीं मालूम था कि जो उसने गलती किया है उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। वाकई में दोस्तों जब ये पूरी कहानी विनोद शर्मा पुलिस वालों को बताता है तो इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार भव्या शर्मा अपने जीवन में चाहती क्या थी, आखिरकार अपने जीवन में इतने पतियों की बदलाव क्यों किया। फिलहाल पुलिस ने विनोद शर्मा को अपने कस्टडी में ले करके उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।